हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज एक दूसरे चैप्टर के साथ। जैसा कि हमारा ये पॉलिटी का सीरीज़ चल रहा है आपकी जेके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए, जो कि 15 और फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि कमेंट्स में मैं देख रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर 1858 में है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यार मैं भी एक इंसान हूँ। कभी कभी फ़्लो में समझाते समझाते कभी कभी चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, वो मगलप नहीं हो पाती हैं। तो वो थोड़ा आप अवॉइड करें। अगर आपको पता है वो फैक्ट तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आप जानते हैं तो इट्स गुड। मुझे अच्छा लगा कि आपने वो चीज़ मुझे बताई। ठीक है। मैं सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी पॉलिटी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने जेके पीएसआई एग्ज़ाम के लिए, जिन्होंने अभी तक मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं आप लोगों को ये एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। जी हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ एक लिमिटेड वे में ही पढ़ना है, आपको एक लिमिटेड फैशन में पढ़ना है। आपको सिर्फ वही वही चीज़ें पढ़नी है और बहुत सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी हैं, जो कि एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें पीडीएफ चाहिए। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि पीडीएफ जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लेक्चर के लिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या मतलब होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, ठीक है, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बना हुआ है, उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिन्होंने काम किया एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थी? वही जो हमारे पुराने टाइम के लीडर्स थे, जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए। यही सब लोगों ने मिल करके हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और इन्हीं को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो जो सबसे पहले एक आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि भाई हमारी कंट्री के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि यूएसए है अमेरिका के लिए, एम एन रॉय ने इस चीज़ का आइडिया दिया। ठीक है। बस आपको इतना याद रखना और कुछ नहीं याद है। मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आपको सिर्फ यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है। तो दूसरे में चलते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिमांड जो था एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों ने रखा कि नहीं, हमें भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो अगस्त ऑफर में माना गया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि अगस्त ऑफर आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ। ठीक है। जैसे जैसे बता जा रहा हूँ, बस लिंक आपको याद रखते जाना है। उसके बाद सर स्टैन स्क्रिप्स अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट केम टू इंडिया विद अ ड्राफ्ट प्रपोजल। ठीक है। वही लोग ड्राफ्ट बना करके आए कि हम एक डोमिनियंट कॉन्स्टिट्यूशन देंगे। डोमिनियंट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि वो होगा भी तो वो ब्रिटिश के कंट्रोल में ही, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटेन के कंट्रोल में ही होंगी। तो क्रिप्स मिशन आया, जो कि हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन आया था बाद में, जो कि रिजेक्ट हो गया था। ठीक है। रिजेक्ट क्यों हुआ था? तो कैबिनेट मिशन, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था। आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था वो हमारे ही लीडर्स ने, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बना। उसके बाद अगस्त ऑफर में फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम भेज रहे हैं अपने लोगों को, आप बनाइए कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे उस मिशन को लेकर के आए थे, लेकिन वो रिजेक्ट हो दिए गए, क्योंकि मुस्लिम लीग ने बोला कि इंडिया जो है वो 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंस में होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान दे वांटेड फॉर्मेशन। ठीक है। फिर फाइनली एक कैबिनेट मिशन आया, जहाँ पर एक आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज को निरस्त कर दिया गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया आइडिया को। तो चलिए अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन, इट्स कॉम्पोजिशन 1946, नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अंडर विच कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच स्कीम, एंड द स्कीम ऑन द प्रोसेस वाज कैबिनेट मिशन प्लान, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। ये आपको याद रखना है, बस इतना। ठीक है। नेक्स्ट इज लाइक टोटल स्ट्रेंथ। जैसे कि आज हमारा पार्लियामेंट है, लोकसभा है, जितने सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो उसी तरीके से कि उस टाइम पर टोटल इन ओवर 389 सीट्स हुआ करते थे, जिसमें 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया को दिए गए थे, 93 सीट्स जो थे वो प्रिंसली थे, मतलब जो स्टेट्स थे जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है। मतलब प्रिंसली स्टेट जहाँ पे प्रिंस रहा करते थे, वो लोग एक जगह बनी हुई थी, एक स्टेट्स को डिवाइड किया गया था जो कि प्रिंस के अंडर कंट्रोल में था। पहले हमारा था ना राजा महाराजा वाला हिसाब कल्चर था, उस हिसाब से। ठीक है। जिसमें से 296 में से 292 मेंबर्स को मतलब अलग कर दिया गया था। आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि 389 टोटल सीट्स थी। बस आपको ये डिवीज़न याद रखना है, 389, ठीक है, 296 एंड 93। बस आपको ये याद रखना है, दैट्स ऑल। 296 क्या था भाई? ये हमारे थे भाई ब्रिटिश इंडिया। ठीक है। और ये 93 जो थे ये हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे। बस आपको इतना याद रखना है। तो 389, 296 और 93 सीट्स, दैट्स ऑल। यही याद रखना है, इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो भाई अब इस तरीके से बांटा गया, तो इलेक्शंस के भी सोचा गया भाई कराया जाए, सीट्स दी जाए। जो हमारा एक बनाया गया था, प्रोविंस बनाया गया था, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, उसमें अब कहा गया सीट्स कैसे दें। तो सीट्स इज़ लाइक कि 1 सीट वॉज अलॉटेड फॉर 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, 1 मिलियन पॉपुलेशन मतलब कितना, 10 लाख, एक सीट 10 लाख लोगों पर। ठीक है, उसके बाद सीट्स जो हुए थे वो ऑब्वियसली हमें पता है मॉडल मिंटो के रिफॉर्म्स के टाइम में मुस्लिम, सिख्स और कॉम्युनल जिसे कहा जाता है मिंटो को। ठीक है, मुस्लिम्स और सिख्स में डिवाइड किया गया, और जनरल में, ये जनरल वो थे जो कि लेफ्ट आउट रह गए थे, एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख्स, इन सब में सीट्स को डिवाइड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर है कि वोटिंग वॉज टू बी बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आपको ये नहीं जानना है, इतना डीप में नहीं जानना है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या होता है। बस इतना था कि भाई वोटिंग जो है एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से वहाँ पर किया गया। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ये पूछा रहेगा, और वो सरल भाषा में होगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में होगा कि भाई वोटिंग जो होती है हमारे पार्लियामेंट में वो किस प्रोसेस से होती है। तो किस प्रोसेस से होती है, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से, इस मेथड से होती है। ठीक है, उसके बाद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड। ये देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट चलते हैं, और ये हम वही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज लाइक असेंबली वॉज टू बी पार्ट इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। आपको पता होगा, शायद आप लोगों ने रीड भी किया होगा कभी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो थी जो हमारे लीडर्स थे उस टाइम पे, जो काफ़ी एजुकेटेड थे, क्योंकि उस टाइम पे तो लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी इंडिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, राइट्स को समझना, एक इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी को समझना सबके बस की बात नहीं थी। और ये कौन थे, मैक्सिमम जो थे लॉयर्स थे। तो एक ये भी कहा जाता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लॉयर्स की बॉडी है, इट्स अ लॉयर्स बॉडी एसोसिएशन। उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, क्योंकि जितने भी थे मेजॉरिटी ऑफ देम वर लॉयर्स, दे वर LLB पीपल। ओके, तो क्या था कि पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, मतलब इसमें से कुछ लोगों को बाहर से इलेक्ट किया गया था, लेकिन मेजॉरिटी वो नॉमिनेटेड थे। मतलब कि भाई आपस में ही जो थे उस वक्त स्ट्रगल कर रहे थे, जो नेशनल लीडर्स कांग्रेस के थे, वही लोग मेजॉरिटी इस पार्टी में थे। ठीक है, तो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बस आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है भाई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या समझे दोस्तों आप, जैसे कि आज है हम लोग MPs MLAs के इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग वोट करते हैं, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग वोट करते हैं ना। उस टाइम पर जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया था, वो लोग कोई किसी ने भी वहाँ पर इलेक्शन नहीं, मतलब हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नॉर्मल पर्सन और सिटीजन ऑफ इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था उन्हें चुनने में, वो लोग खुद ही बने थे, कांग्रेस के जो थे बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग। ठीक है, बस इतना था, जो कि कंप्राइजिंग थे, मतलब ऐसे नहीं कि उसमें हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियंस, SCs STs, वुमेन, ठीक है, इन सब का मिला जुला कर एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, लेकिन इलेक्शन नहीं था, मतलब लोगों ने वोट नहीं किया था उन्हें चुनने में। चलिए अब आते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। चलिए वर्किंग क्या है, वर्किंग में ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई काम क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, काम यही था भाई कि लॉज बनाने, है ना, फंडामेंटल राइट्स बनाने हैं अपने लोगों के लिए। तो पहली मीटिंग जो थी वो नवंबर 1946 में। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, चांसेस हैं कि पूछ सकता है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ऑन दिसंबर 1946। ये पूछ सकते हैं, तो उसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। 9 दिसंबर 1946, इसको बस थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर, वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का अगर पूछ सकते हैं कि किससे एसोसिएटेड थे, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से थे। किस वे में थे, तो भाई टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कब बना था पहली बार सेटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, चलिए उसका चलते हैं। लेटर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। कुछ समय के लिए, मतलब कि मान के चलिए जस्ट फॉर 1 और 2 डे, एक दिन या 2 दिन के लिए ये सचिदानंद सिन्हा साहब प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। उसके बाद हमेशा के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और दोस्तों हमारे पहले प्रेसिडेंट भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। तो क्या यहाँ से समझे हम लोग, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ये याद रखना है आपको। एंड 2, एक तो टेम्पररी प्रेसिडेंट था आपके जो कि सचिदानंद सिन्हा हो गए, दूसरे परमानेंट जो थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मैंने आपको पहले ही बताया था, जवाहरलाल नेहरू ने कुछ राइट्स इसमें मेंशन किए थे कि भाई
जो हमारा एक डोमिनियन होना चाहिए या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए उसमें क्या राइट्स होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, बेसिस क्या होना चाहिए। तो देखिए बस सेंस कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ याद इसमें इसमें कुछ समझना नहीं है आपको, बस इसमें याद रखना है ओवरऑल बस ये इसका कहने का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है कि भाई हम फ्रीडम में हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, वी आर doing things and we will do things in the future on our own. We are doing things on our own conscience and we do not favor any kind of involvement of any other nation or any other dominant power. बस इतना है। तो बस इंडिपेंडेंट सोवन रिपब्लिक बता चुका हूँ। ड्रॉ पर फ्यूचर गवर्नेंस एज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि भाई हम अपना बनाएंगे। स्टेट्स एंड अदर टेरिटरीज आर विलिंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू इंडियन सोवन इंडिया। जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश इंडिया तो हो ही गया था आपका, वो तो इंडिया ही था, लेकिन प्रिंसली स्टेट जो थे उन्हें ये बोला गया था कि भाई आपको इंडिया के एक यूनियन में बनना है, आपको इस बाउंड होना है इंडिया के साथ एज अ कंट्री। उसके बाद क्या था भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली शैल पोसेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट्स टुगेदर विद रेसिडुअरी पावर्स। मतलब ऑटोनॉमस यूनिट्स आप रहेंगे, मतलब आपके पास कुछ पावर्स दी जाएगी आपको भी, रेसिडुअरी पावर्स वही बोला गया है, कुछ रेसिडुअरी पावर्स और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कि हमारा क्या था GOA 1935 के एक्ट में जो हमने 3 लिस्ट बनाए थे, याद है आपको, फेडरल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो जी वो बोला था कि स्टेट लिस्ट हम लोग बोल रहे थे कि डिवीज़न होगा पावर का, आपको भी पावर दिए जाएंगे, ठीक है। इसका ओवरऑल कहने का यहाँ पे बस आपको याद रखना और कुछ करना नहीं है। दूसरा पॉइंट, सवर इंडिया इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं, बस डिराइव फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों से बना है, लोगों के लिए बना है और लोगों का ही है, बस इतना समझना है आपको और कुछ नहीं है। ये सब तो इतना क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, तो एक थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। एक्सप्रेशन हमारा आर्टिकल में यूज है, फ्रीडम ऑफ थॉट ये सब आर्टिकल 19 है, इक्वालिटी आर्टिकल 14, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ये प्रियम्बल में ये सब चीज़ें आपकी डाली गई है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड्स को, सबको लेकर के चलना है, बता चुका हूँ मैं, क्योंकि जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो भाई माइनॉरिटी और इसको तो लेके चलेंगी, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, उसके बाद हमारा 1947 का एक्ट आया, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद 1947 का एक्ट आया, ठीक है। जैसे कि हमने पीछे का पढ़ा है अभी दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पढ़ा 1946 का, ठीक है। अब 1947 28 अप्रैल 1947 को हमारा आया इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें हमने क्या कहा, उसको कहते हैं हम लोग माउंटबेटन प्लान। जून 3, ये याद रखिएगा, जून 3, 1947 को माउंटबेटन प्लान बना था, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ था। बस आपको ये याद रखना है। इंडिपेंडेंस एक्ट से क्या याद आएगा, माउंटबेटन प्लान याद आएगा। माउंटबेटन से क्या याद आएगा कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न किसने किया था, तो माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन कैसे याद रखेंगे, माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स को काटना था तो भाई माउंटबेटन ने काटा। वो कब काटा, 3 जून 1947। डेट और नेम दोनों याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अब ये इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या कहता था, असेंबली जो है वो अपने आप में, अब देखिए असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक इंपॉर्टेंट रोल तो किया था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तवज्जो काफ़ी ज़्यादा दी थी उसने, और वज़ीर आलम भी जो थे हमारे कंट्री के, वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ही निकले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जब वो लोग ऐसा प्रोसेस कर रहे थे, आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो ये बेहतर है कि आप ही लोगों के हाथ में ही कंट्रोल दिया जाए, क्योंकि इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त कंट्री में, है ना। ओपन इलेक्शंस के लिए नहीं जा सकते थे हम लोग, ऑब्वियसली जा सकते थे, लेकिन एक्सपेंशन में काफ़ी समय लगता, जो कि लगा भी, है ना। तो उसी वक्त ये कहा गया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसी को हम लोग बना देंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। असेंबली वॉज मेड अ फुली सॉवरन बॉडी विच कुड मेक द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज्ड। दिस एक्ट एम्पावर देम, ओके। बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी एज वेल। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब एज वेल क्या, लॉ भी जो खुद बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज भी हैं, जो अमेंडमेंट्स प्रोसीजर्स भी हैं, वो भी ये बना रहे हैं, असेंबली ही बनाएगा। ओवरऑल मतलब सब कुछ वो आपका एक असेंबली ही बनाएगा, ठीक है। तो 2 सेपरेट फंक्शंस वर गिवन, एक तो लेजिस्लेटिव हो गया आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल, in other words 2 separate functions were assigned, that is making of the constitution for free India and enacting of ordinary laws for the country, ठीक है। लॉज भी बना रहे हैं ये खुद भी, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बना रहे हैं, तो दोनों काम यही कर रहे हैं, ठीक है। तो हुआ क्या पहले कि दोनों काम जो थे ये अलग अलग हर दिन पे होते थे, एक साथ हो नहीं सकते, इतना याद नहीं रखना है आपको इतना याद रखना है बस, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लेजिस्लेटिव काम जो था और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम, दोनों काम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही किया, ठीक है। तो बताया जा सकता है असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया, और यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दोस्तों हमारी पहली फ्री पार्लियामेंट बनी, जो कि हमारी खुद की पार्लियामेंट थी, जिसमें मेजॉरिटी क्या मतलब जो हम ही लोगों की थी और जो हम ही लोग थे उसमें, जो हमने खुद बनाई थी सब कुछ, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा दोस्तों, एक फैक्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। वेन द असेंबली मेट एज द कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी इट वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला काम किया जा रहा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलते थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसके कौन थे, वज़ीर आज़म, प्रेसिडेंट उस टाइम के चुने गए थे, उस सेशन के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जब लेजिस्लेटिव बॉडी को, जब यही असेंबली जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं होकर के एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनती थी, मतलब कि सिर्फ लॉज डिफरेंट डिस्कस कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, इंडिया को लेकर के, कि क्या क्या हमारे कल्चर के हिसाब से लॉज बनना चाहिए, क्या क्या क्रिमिनलिटीज़ डालनी चाहिए, क्या क्या ऑफेंसेस हैं जो कि बाकी कंट्री से डिफर करते हैं। ये किसके यहाँ चेयरमैन में थे, जीवी मावलंकर। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला असेंबली, ये दोनों चीज़ें आपके क्वेश्चंस एमसीक्यूज में लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसा नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूएंट। लेजिस्लेटिव कब था, जेवी मावलंकर साहब, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब होता था, जब राजेंद्र प्रसाद साहब थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रख के चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड। हाँ दोस्तों, ये जो सेक्शन है ना आपका, ये बताना चाहता हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये हाईली इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स आपको याद होने ही चाहिए। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया भाई, 22 जुलाई। नेशनल एंथम 24 जनवरी। नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 24 जनवरी 1950। ये आपको याद रखना, इसको बस रट्टा मारना है, इसमें कुछ समझने की ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं, ठीक है। और एक और चीज़, 11 सेशंस, 2 years 11 months, 2 years 11 months 18 days हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा, याद रखिएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था तो भाई डिफरेंट काम को डिवाइड कर दिया गया कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, आप पावर्स के मतलब गवर्नमेंट के पावर क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे, आप माइनॉरिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड किया गया। तो भाई मेजर कमिटीज़ क्या थी, यूनियन पावर्स कमेटी थी। आपको इसमें से 2-3 कमेटी से याद रखनी है, ज़्यादा घुसना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, घुसना नहीं है ज़्यादा, बस चीज़ें याद रखनी है थोड़ी थोड़ी, जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगी। यूनियन पावर्स कमेटी किसने बनाया, जवाहरलाल नेहरू। याद कैसे कर सकते हैं कि पावर था, और पहले प्राइम मिनिस्टर, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी जवाहरलाल नेहरू थे। तो पावर किसके पास थी, नेहरू के पास थी। बनाया भी कमेटी किसने, नेहरू ने बनाया। उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भाई पावर था। पावर कहाँ से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में और पावर किसके पास है, नेहरू के पास है। तो ये दोनों हो गए, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। एक याद रखना आपको, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें BR अम्बेडकर साहब ने बनाया था। ये 3 कमेटीज आपको याद रखनी है बस। और रख सकते हैं अगर तो माइनॉरिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, HC मुखर्जी, ठीक है। माइनॉरिटी सब कमेटी, मुखर्जी नगर, दिल्ली के मुखर्जी नगर है ना, उससे आप याद कर सकते हैं इसको कि HC मुखर्जी नहीं तो HC वर्मा से माइनॉरिटीज़ कमेटी, जो हमारी फिजिक्स की बुक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब माइनर कमिटीज़ हैं, ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हालांकि नेशनल फ्लैग जो था वो राजेंद्र प्रसाद का था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी BR अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा नहीं जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी थी, ऐसा नहीं है। वो पूछेंगे तो स्पेसिफिक होकर पूछेंगे कि भाई यूनियन पावर कमेटी किसने बनाई, तो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई है। ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई, तो BR अम्बेडकर ने बनाई है। ये पूछना कोई सेंस नहीं कौन सी कमेटी कितनी पावरफुल थी और इंपॉर्टेंट कौन सी थी। ये कभी कोई एक बहुत इलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, आपको ये फैक्ट याद रखना है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। वी अडॉप्टेड, हमने अपने आप को दे दिया अधिकार कि आप ही हमारा डिसाइड करेंगे सब कुछ, ठीक है। ये हमारा 26 नवंबर 1949 को हमने डिसाइड किया, और विद 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स। जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बना तो आपको याद रखना है कि उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अडॉप्टेड।
adopted on 26 November 1949, commenced मतलब चालू हो गया, बना दिया, अब चालू कर दिया भाई, आज से चालू हो गई ये चीज़, लग गया ये लॉ। अब मतलब तुमने कुछ गलत किया तो ये लॉ तुम पर एक्शन होगा। 26 जनवरी, ठीक है। तो कमेंस्ड और अडॉप्टेड, इन दोनों वर्ड्स को याद रखिएगा। 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया था और 26 जनवरी को हम लोगों ने कमेंस किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, तभी हमारा 26 जनवरी होता है ना रिपब्लिक डे। जी हाँ, उसका मतलब यही है, ठीक है। हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बी आर अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट इन्होंने किया था कि क्या क्या लॉज होने चाहिए, तो कॉल्ड एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए मैंने बताया ना, जनवरी 26 वॉज चूजन एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूर्ण स्वराज डे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द पूर्ण स्वराज डे एज वेल? 26 जनवरी इज कॉल्ड एज द पूर्ण स्वराज डे और रिपब्लिक डे, ठीक है। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कहाँ कहाँ से नहीं लिया हम लोगों ने, ब्रिटेन से लिया, अमेरिका से लिया, मतलब रशिया से लिया, जापान से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया, हर जगह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और अपने हिसाब से अपने कल्चर में उसको डाली, उसमें से लॉजिकल चीज़ें निकाल के जो हमारे साथ फिट हो सके हमने बनाया, ठीक है। तो बस इतना है कि 395 आर्टिकल जो मैंने बताया और 8 शेड्यूल्स के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था। और आज देखिए 470 आर्टिकल्स हैं, 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 4 शेड्यूल्स बढ़ गए और कितने सारे आर्टिकल्स बढ़ चुके हैं, है ना। तो ये हमारा रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है, जो कि हमारे वाले टाइम में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, मतलब कि एक चीज़ रिजिड भी नहीं कि मतलब यार इसको, जैसे मुट्ठी हमने बनाई है ना हाथ की, तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि यार इसको कोई खोल ही नहीं सकता है, या इतना लूज़ नहीं है कि बस टच किया और खुल गया, समझे। उस हिसाब से कि समय आने पर खुल जाए और समय आने पर हम इसे और स्ट्रॉन्ग कर दें और समय आने पर हम थोड़ा लूज़ कर दें, वो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और वो किससे? आर्टिकल 368 से। इसमें आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना होगा कि 368 कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है। बस इतना है कि हमारी जो भी बिल बनती है ना दोस्तों, वो आर्टिकल 368 के हिसाब से होती है कि वहाँ पे जो एक लॉ पास किया जाता है वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी होती है, 2/3 मेजॉरिटी, मतलब कि जितने मेंबर्स हैं, जैसे कि 395 हैं या 580 हैं, जितने भी व्हाट्स एवर, उसका 2/3, ठीक है। 2/3 आप उसका निकालोगे तो उसके हिसाब से उतने मेंबर्स की वहाँ पर अटेंडेंस होनी चाहिए, मतलब उनकी हामी होनी चाहिए कि वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है ये बिल पास करते हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। चलिए, फेडरल सिस्टम ऑफ यूनिटरी डिवाइसेस, मतलब फेडरल हो गया कि भाई पावर डिवाइड कर रखा है स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। और यूनिटरी वाइज मतलब कि भाई सेंटर के पास ही सिर्फ पावर है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल फ्यूचर्स, मतलब हाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि फेडरल फ्यूचर्स बताओ। फेडरल फ्यूचर्स मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उस तरीके से, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ये सब आपके फेडरल फ्यूचर्स है, मतलब पावर्स डिवाइडेड है एक तरीके से। फेडरेशन मैंने बताया कि इज़ नेवर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। आर्टिकल 1 में हमेशा यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है, फेडरेशन वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया है। तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन विच अमंग द आर्टिकल्स फेडरेशन वर्ड हैज़ बीन यूज्ड? नोवेयर, इट्स द यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट हैज़ बीन यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए, हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि हम लोग उस पर अमल कर चुके हैं। जैसा कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वही हम चला रहे हैं, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं गए हैं, जैसे कि यूएसए में बैराक ओबामा है ना, वो प्रेसिडेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलता है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री मतलब कि प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, ठीक है। अब मेजॉरिटी पार्टी रूल, अब ये जो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, मतलब कि मेजॉरिटी में जिसके बाद वोट्स आए वो चलेगा भाई, वो जीत जाएगा। लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस मतलब लोकसभा, मतलब कि हर 5 साल में डिसॉल्व होगा अपने आप, मतलब कि 5 साल में इलेक्शंस होंगे दोबारा। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी फॉर्म होती है, मिनिस्ट्रीज़ आते हैं ना, हमारे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ बनते हैं जी, तो ये 5 सालों में इलेक्शंस होते रहते हैं इनके, हर 5 साल में होंगे, हर ड्यूरेशन ऑफ 5 साल में अपने आप, मतलब 5 साल तक ही। जैसे कि मोदी साहब है, तो मोदी साहब के पास अगले 5 साल तक ही ताकत है, उसके बाद उन्हें दोबारा इलेक्शंस करने पड़ेंगे अपने लिए, ठीक है। चलिए, ये सब तो पढ़ चुके हैं अभी हम। अब ये बेसिकली पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। कहने का मतलब इसका ओवरऑल ये है दोस्तों
कि हमारी जुडिशरी जो है हमने उसने उसको इंटीग्रेटेड रखा हुआ है, मतलब हमने उसको अलग पावर दी हुई है, हमने उसे बोला गया हुआ है इट्स अ गारंटर ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। ऐसा कहा है ना, गारंटर ऑफ फंडा, मतलब कि अगर आपके मानवाधिकार का खंडन हुआ है तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर आप दोहार लगा सकते हैं कि सर मेरे साथ गलत हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट ने किया है चाहे वो किसी थर्ड पर्सन ने किया है, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी बनाई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इस तरीके से। और दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट्री एक्शंस जुडिशरी के लिए आंसरेबल नहीं है और जुडिशरी पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी को भी कहा जाता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, तीनों को अपना अपना काम संभालना है बस। हाँ, रिएक्शंस दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, लेकिन आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि पार्लियामेंट कितने दिन बैठ रही है, कितने दिन नहीं बैठ रही है, मतलब वहाँ के एमपी सिटिंग्स कितने आर हो रही है कि नहीं हो रही है, जो कि होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई रूल या लॉ नहीं बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल लॉ कर दिया कि यार आप लोग बैठ ही नहीं रहो, मैं लॉ मैंने बना दिया, आपके पास लॉ बना दिया मैंने कि आपको बैठना पड़ेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बोल सकती है कि आप लोगों को बैठना चाहिए, ये ठीक नहीं है, बस इतना। ठीक है, और एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है दोस्तों। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब एक प्रोसीजर हमने ऑलरेडी बना दिया, लॉ बना दिया और लॉ के साथ एक प्रोसीजर बना दिया हमने, तो वही प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे हम उस लॉ में अगर किसी बंदे को अकाउंटेबल कर रहे हैं तो हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे कि यार क्या ये सही तरीका हो सकता है, क्योंकि ये एक नया टाइप का क्रिमिनलिटी है जो कि शायद इसके लिए शायद एक अलग तरीका हो इसे हैंडल करने का, है ना। जैसे कि हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो हर प्रॉब्लम को एक यूनिवर्सल फैक्ट से तो आप कर नहीं सकते हैं, एक ही तरीके से तो हर चीज़ हो नहीं सकती है, वन फिट फॉर ऑल पॉलिसी। तो इसका प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ मतलब ये है कि प्रोसीजर ऑलरेडी हमने कर चुका है, हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम उसको रीड नहीं करेंगे प्रोसीजर को कि यार ये प्रोसीजर में कुछ डेवलपमेंट होना भी चाहिए, मॉडिफिकेशन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बस अगर किसी बंदे को अकाउंटेबल किया है तो लॉ के अंदर इसको हम घसीट रहे हैं तो हम उसी प्रोसीजर तरीके से करेंगे। ये इंडिया में होता है। भाई अमेरिका में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगाया, बंदे को अकाउंटेबल किया और देखा गया कि यार जो प्रोसीजर है क्या ये सही है, तो वो चेक एंड बैलेंसेस करेंगे। बस ये आपको याद रखना और कुछ नहीं है ज़्यादा। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, ये सब हम आने वाले टाइम में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर दोस्तों, है ना। और आपका ये है कि मतलब हैबस कॉर्पस कुछ रिट्स हैं, ये भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि आर्टिकल 20 या 21 को भी ये वो कर देता है, यूनिटरी बायस बन जाता है। इमरजेंसी मतलब कि जैसे कि प्रेसिडेंशियल रूल, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर आए दिन लगते रहते हैं, उसको भी एक तरीके से प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कहते हैं हम, प्रेसिडेंशियल रूल। और DPSPs है बेसिकली दोस्तों, इसको नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ये सब हम आने वाले टाइम में, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि है क्या। DPSPs कुछ नहीं है दोस्तों, पैसा था नहीं इतना उस टाइम पर हम लोग के पास जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो भाई कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो कि सरकार को भी दिखा सके कि आपको इतने अच्छे अच्छे काम करने हैं। आपको भी कुछ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में डाल दिया हम लोगों ने कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट्स होने चाहिए, यही चीज़ सरकार भी तो होनी चाहिए ना कि यार आपके सामने भी कुछ चीज़ें रखनी चाहिए जो कि आपको, मतलब आप अपनी आंखों के सामने रख करके उस चीज़ को कर सकें, काम भला कर सकें सोसाइटी का। DPSP वो चीज़ें, यहाँ पर गवर्नमेंट को बताया गया कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करके आपको सेवा करनी है सोसाइटी की। ठीक है, तो नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि DPSPs आर कॉल्ड एज नॉवल फ्यूचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको इतना याद रखना है बस। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 51, आर्टिकल 51 से ये चालू होता है आपका, ये हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 51 इससे हमारा चालू होता है, आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने बताया था। और कुछ नहीं भाई, ये कहा गया कि जब फंडामेंटल राइट्स हैं तो कुछ आपके कर्तव्य भी होने चाहिए, कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए आपकी, जैसे कि आपके परिवार के लिए ड्यूटीज़ हैं। आपके परिवार ने अगर आपको कुछ राइट्स दे रखे हैं कि तुम्हें आज़ादी दे रखी है, तो कुछ आपका भी एक वो बनता है ना, एक कर्तव्य बनता है, एक 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 लॉयल्टी बनती है, एक ड्यूटी बनती है कि आप उनकी चीज़ों को संभाल के रखें, उनकी तरफ थोड़ा सा आप झुकाव रहे आपका, तो उसे कहा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 50A1 में ये मेंशन किया, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, सॉवरेनिटी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, नेशनल एंथम हो गया, इन सब चीज़ों को लेकर के। ठीक है,
अब है दोस्तों एक सेकुलर स्टेट मतलब कि सर्वधर्म संभव, हमारे हिंदी में कहा जाता है सर्वधर्म संभव, मतलब कि सभी धर्म हमारी कंट्री में पॉसिबल है, सब रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, ठीक है। तो ये सेकुलर वर्ड जो है ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 14 में भाई इक्वालिटी दे रहे हैं हर रिलीजन को, ठीक है। स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेशन हटा रहे हैं, आर्टिकल 15 में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इक्वली दे रहे हैं, मतलब सबको जॉब हम इक्वली दे रहे हैं, रिलीजन बेसिस पे नहीं कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन अपने हिसाब से, आप रिलीजियस अफेयर्स अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो ये सब फीचर्स हैं। तो बस इन आर्टिकल्स को आपको याद रखना है कि भाई सेकुलर करेक्ट अगर आया इंडियन स्टेट का तो इट्स अबाउट आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29। 14, 15, 16, 14, 15, 16, देन 25 to 20, 30 एंड देन 44, ठीक है। दैट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। चलिए बस इतना ही है, यही सेकुलरिज्म है आपका जो हम लोग यूज़ भी करते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि वोटिंग, यूनिवर्सल वोटिंग। 18 साल से आप ऊपर हो गए, आप वोट कर सकते हैं सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पर हमारा 61st अमेंडमेंट एक्ट बना करके हम लोगों ने जो वोटिंग एज है वो 18 कर दिया था, 21 से 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ठीक है। ये 1988 में 61st अमेंडमेंट से हमने कर दिया था, इतना याद रखना है बस आपको। अब सिंगल सिटीजनशिप जो है थोड़ा आज लेक्चर लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी बनी रहे, इंटरलिंक कर सकें आप दोनों चैप्टर्स को एक साथ। सिंगल सिटीजनशिप ये वही है दोस्तों, फेडरल से तो मैंने बताया, फेडरल फीचर बताया था ना, अभी डिस्कस किया था मैंने कि भाई अमेरिका की तरह दो तरीके के पास सिटीजनशिप नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है, दैट इज़ लाइक आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड हो गया हमारा सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस के लिए कहा गया है, यूपीएससी, एसपीएससी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब आने वाले टाइम में हम लोग देख लेंगे ये सब का फंक्शंस है क्या उतना डीप में नहीं जाना है। इमरजेंसी प्रोविजन मैंने बताया, आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, जो कि हमारे 1964 में लगा था। सॉरी मैं 1964 बोल रहा हूँ, मैं इंडिया चाइना के टाइम पे जब वॉर हुआ था उस टाइम पे लगाया गया था। पाकिस्तान के साथ जब हुआ था तब लगाया गया था ये, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल, आप लोग तो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हैं इस चीज़ से, आर्टिकल 356 में वो कंपेयर होता है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगा नहीं है आज तक, ना लग पाएगा मेरे ख्याल से, इसको आर्टिकल 360 में हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, इट्स कॉल्ड एज ग्राउंड लेवल गवर्नमेंट, ग्रास रूट गवर्नमेंट। गांधी जी का सपना था कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, और हमने कैसे किया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया 1992 में, और 74 उसी टाइम में। 73rd को हमने बोला पंचायती, ठीक है। 74th को हमने बोला म्यूनिसिपैलिटी। ये है आपका 3 टायर गवर्नमेंट, दैट्स ऑल। फर्स्ट सेंट्रल, दूसरा सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा लोकल गवर्नमेंट, ताकि मैक्सिमम तक गवर्नमेंट रीच हो सके लोगों तक, ठीक है। चलिए यही सब चीज़ें हैं इसमें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं जाना है क्या है शेड्यूल क्या नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि दोस्तों पहले हमारे शेड्यूल्स जो थे, शेड्यूल 11th हमने दे दिया पंचायती को, और शेड्यूल 12 जो दे दिया हमने वो हो गया आपका म्यूनिसिपैलिटी। 2 शेड्यूल्स हमने ऐड कर दिए, और ठीक है धीरे धीरे तो ऐसे 8 शेड्यूल्स थे, उसमें से तो ऐड होते ही होते गए। टोटल नाउ 12 शेड्यूल्स है हमारे पास आज की डेट में, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, याद रखिएगा ये चीज़। और सच कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपना चैप्टर कंप्लीट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, बता चुका हूँ मैं आपको, इट इज़ 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बहुत सारे फ्यूचर्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए थे यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज फॉल्स, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बिल्कुल सही है, हमें पता है ये चीज़, पढ़ भी चुके हैं।
द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 10 शेड्यूल्स, नहीं दोस्तों, इट वॉज 8 शेड्यूल्स। अभी अभी जस्ट पढ़ा ना। तो इसका रॉन्ग यही हो गया, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली? यूनियन एंड टेरिटरीज, सिटीजनशिप, DPSPs और स्टेट गवर्नमेंट्स। DPSPs दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्ट 3 वॉज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसका हो गया सी। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम मेजॉरिटी पावर है भाई, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी है भाई, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर भी है भाई। तो ऑल ऑफ द, तो इसका ऑल ऑफ द, ये सारी फीचर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली? आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, या आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें, ठीक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 20 to 22, नहीं दोस्तों, ये 19 to 22 था। 19, ये आर्टिकल 19 to 21 था, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, नॉट मैच करेक्टली। उसके बाद द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 1935 में हमने कॉन्करेंट लिस्ट बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे तो कहाँ से हमने आइडिया कैच किया था? ये जापान से। ये मेरे पिछले लेक्चर से मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया जापान। तो दोस्तों आज ही हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।